आप सब हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक टॉपिक हम लोग डेली कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 1857 की महान क्रांति। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम में आते हैं और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़े डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्टिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब मेंस में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 के संघर्ष को लेकर इतिहासकारों के विचार एक समान नहीं है। मतलब कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि 4 महीनों का यह होबार किसान विद्रोह था, तो कुछ महान घटना को सैन्य विद्रोह मानते हैं। जैसा कि मंगल पांडे को सैन्य विद्रोह में क्या हुआ कि कारतूस में ये हल्ला हो गया था कि सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो इसके लिए क्या हुआ कि सारे सैनिकों ने मिलके विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इस विद्रोह के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ इस महान घटना को सैन्य विद्रोह मानते हैं। वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। हम इस टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे वो हम वीडियो को ख़त्म होने पे हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आप लोग का मैं कहती हूँ कि उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग अपने से खुद से सॉल्व कर पाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए कि पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट जो 1909 में प्रकाशित किया है, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया है था। तो ये बुक का नाम है और इसको किसने लिखा था? वीर सावरकर ने लिखा था। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको क्या माना गया था? पहली बार ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से उसको जाना गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम इसको दिया गया था। 20वीं सदी के शुरुआती दौर के इतिहास लेखन राष्ट्रवादी इतिहासकार से वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष कहा गया है, जो गदर के रूप में वर्णित भी है। मंगल पांडे के द्वारा कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी में किए गए विद्रोह को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है, जिसको सैन्य विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, जो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में परिवर्तित हो गया। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काल में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के केंद्र में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो इंडियन सैनिक थे वो ब्रिटिशर उनका ज़्यादा यूज करते थे और उनको ज़्यादा कुछ संभालना पड़ता था। गवर्नर जनरल के तौर पर वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्यों के क्रमशः अधिग्रहण से उसके क्षेत्र के साथ ही सेना का लगातार विस्तार हो रहा था। ठीक है, मतलब एक अंग्रेज 5 हिंदुस्तानी रहते थे तो एक अंग्रेज सैनिक रहते थे। 5 हिंदुस्तानी सैनिक पे एक अंग्रेज सैनिक रहते थे और उस पर भी क्या होता था कि अंग्रेज़ों को जल्दी प्रमोशन मिल जाता था, भले ही हिंदुस्तानी अच्छा काम करते थे। और कहीं पे भी जाना रहता था, जब कहीं रिस्क होता था तो वो लोग क्या करते थे कि हिंदुस्तानी सैनिक को ही भेजते थे। तो ये सब चीज़ें थी जो बहुत बड़ी डिसमेरिट साबित हुई और सैन्य विद्रोह को बढ़ावा मिला। लगातार सेना का विस्तार होता, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम क्या हो रहा था? लगातार सेना का विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश सेना में 80% से अधिक भारतीय मूल के लोग ही नियुक्त थे। यूरोपीय सैनिक के विपरीत उन्हें सिपाही का दर्जा दिया गया था। अभी तक हम प्लासी और बक्सर की लड़ाई में सिपाहियों की भक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति देख चुके थे और सिपाही बहुत लॉयल रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति।
1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण में यह अफवाह फैल गई थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। जैसा कि गाय को हिंदू लोग माता मानते हैं और सूअर मुस्लिमों के लिए पवित्र होता है, तो अगर वो सूअर और गाय के मांस की चर्बी अगर लगी होगी और उस राइफल को सब सिपाही लोग मुंह से खोलते थे, तो इससे क्या होता था, बहुत साइड इफ़ेक्ट पड़ता ना दोनों धर्म के। ये तो धार्मिक अवहेलना की बात हो गई और धर्म के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा था और इस बात को फैलने से बहुत एक तरह से सिपाहियों में हड़कंप मच गया था। वो लोग इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, ये राइफ़लें 1853 के राइफ़लों की जागीर का हिस्सा थी। 1857 का विद्रोह और ये जो राइफ़लें थी वो 1853 के जो राइफ़ल के जागीर का हिस्सा थी। ठीक है, 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु इसके बहुत सारे कारणों का परिणाम थी। इसके बहुत सारे कारण रहे और अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग कारण रहे। इस विद्रोह के असफल होने का, विफल होने का ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो कि भारत के पूर्वी इलाके में ही यह विद्रोह बहुत तेज़ी से फैला और पश्चिमी इलाके में उत्तर इलाके में यह विद्रोह उत्तर पूर्वी इलाके में यह विद्रोह बहुत तेज़ी से फैला और दक्षिण इलाके में ये विद्रोह बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी ना आई, वहाँ पे लोग शांत थे और तो इसके चलते ये विद्रोह क्या हुआ, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो चलिए हम लोग राजनीतिक कारण देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करके समकालीन परिस्थिति देख लेंगे। मुग़ल सम्राट का जो बहादुर शाह जफ़र थे उनका के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ था, इसके वजह से ये विद्रोह को और भी इस विद्रोह को आग मिल गया, मतलब और भी ज़्यादा भड़क गया। और चलिए इसका आर्थिक कारण भी हम लोग देख लेंगे, सामाजिक कारण भी देख लेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, पर 1857 से आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग चुटकी बजाते हुए यूँ कर दोगे, आप लोग को लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को थोड़ा सा समझा के बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो था 1848 से 1856 ईस्वी तक था। ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए विभिन्न अन्यायपूर्ण तरीके अपनाए तथा देसी रियासतों एवं नवाबों में कंपनी के विरुद्ध गहरा असंतोष फैला। उसने लैप्स के सिद्धांत को अपनाया। किसने? डलहौजी ने। इस सिद्धांत का तात्पर्य है जो देसी रियासतें कंपनी के अधीन है उसको अपने उत्तराधिकारियों के लिए ब्रिटिश सरकार की मान्यता और स्वीकृति लेनी होगी। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा सा डलहौजी जो था वो मुहिम चला था। उसमें क्या किया था कि जो राजा है उसके बेटे ही उसका उत्तराधिकारी बन सकते हैं। मान लो कि उसके घर में उसका भतीजा है या फिर और भी किसी को गोद लिया है, दत्तक पुत्र है, तो वो उसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। इसका ये बहुत बड़ा डिमेरिट सबके सामने आया जो डलहौजी की नीति में था। ये बहुत बड़ा ये क्या हुआ, अन्यायपूर्ण जो था वो निर्णय था। तो क्या हुआ, इस सिद्धांत का तात्पर्य था जो देसी रियासतें कंपनी के अधीन हैं उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश सरकार के मान्यता और स्वीकृति लेनी होगी। यदि देसी रियासतें ऐसा नहीं करेंगी तो ब्रिटिश सरकार उत्तराधिकारियों को अपनी रियासतों का वैध शासक नहीं मानेगी। मतलब उसको कंपनी जो है वो वैध शासक नहीं मानेगी और अपना जो साम्राज्य है वो ब्रिटिशों के हाथ में क्या करेगी, सौंप देगी। वो जो राजा है वो अपना सम्राट क्या करेगा, वो ब्रिटिश के हाथ में सौंप देगा, मतलब कंपनी के हाथ में सौंप देगा। अगर उसका कोई बेटा ना हुआ तो मान लो कि उसका बेटा नहीं है और अगर वो चाहे तो भतीजे को देना चाहे अपना सारा साम्राज्य, तो पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो आप लोग ये सोच सकते हो, ये चीज़ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि आप किसी राजा के भतीजे हैं
और आपको बचपन से ही बोला गया है कि आप सम्राट बनोगे, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं है और राजा ने आपके पिताजी को ये वचन दिया हुआ है कि आपके आने वाले बेटे को ही मैं अपना सम्राट बनाऊंगा। और फिर अचानक से क्या होता है कि ब्रिटिश का ये रूल आ गया और आपके मन में ब्रिटिशों के प्रति कैसी भावना जागृत होगी, आप खुद से सोच के इस बात का निर्णय ले सकते हो। ठीक है। इस नीति के आधार पर डलहौजी ने निसंतान राजाओं के गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इस आधार पर उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। झांसी में क्या हुआ था कि रानी का कोई बेटा नहीं हुआ, एक बेटा हुआ था जो एक्सपायर कर गया था, तो रानी क्या ली, रानी ने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया था, मतलब मुँह बोले बेटे को बच्चे को गोद ले लिया। तो ये लोग कहने लगे ये डलहौजी की जो नीति थी उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो अपना बेटा नहीं है उसको क्या करना है, उसको साम्राज्य नहीं देना है, मतलब सारा साम्राज्य अब कंपनी के अधीन रख दो। इसी के खिलाफ जो था वो सर ह्यूरोज ने जो रानी लक्ष्मीबाई को क्या कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत साहस वाला कदम उठाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर दी, युद्ध का ऐलान कर दिया। ठीक है। तो लास्ट में सर ह्यूरोज ने उनको क्या कर दिया, मार दिया था और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। ये सब जो रियासतें थी उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति ने भारतीय नरेशों में ब्रिटिश के प्रति गहरा असंतोष एवं घृणा की भावना उत्पन्न कर दी। इसके साथ ही राजभक्त लोगों को भी अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। वस्तुतः डलहौजी की इस नीति ने भारतीयों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह एक मानवीय आवश्यकता बन गया था। ठीक है, ये आप लोगों का क्लियर हुआ। जो डलहौजी की नीति थी उसके प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा असंतोष का भावना जागृत हुआ। ठीक है, डलहौजी की नीति के कारण। समकालीन परिस्थितियाँ, आप चलिए ये देख लेते हैं। भारतीय लोग पहले ब्रिटिश सैनिक को अपराजित मानते थे, परंतु क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्धों में ब्रिटिशों की उनकी हार हो गई थी, भी बहुत बुरी तरह से हुई थी। तो ये सब देख के भारतीयों का मन में जो भ्रम था वो मिट गया। इसी समय रूस द्वारा क्रीमिया की पराजय का बदला लेने के लिए भारत आक्रमण करने तथा भारत द्वारा उसका साथ देने की योजना की अफवाह फैली। इससे भारतीयों में विद्रोह की भावना को बल मिला। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशों के रूस के विरुद्ध व्यस्त होने के समय वे विद्रोह करके ब्रिटिशों को भारत से क्या कर सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत बलवान है, मान लीजिए कि आपके घर के बगल में एक बहुत बलवान आदमी रहता है, उससे कोई जल्दी झगड़ा नहीं करता है या फिर उससे कोई जल्दी लगता नहीं है, और क्या हुआ कि वो एक छोटे से बच्चे से पराजित हो जाता है, तो आदमी समझ जाता है कि ये बस दिखावे का बलवान है, इसमें उतना बल नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो सारे लोग मिल के इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कहीं और भेज सकते हैं, इसका निदान निकाल सकते हैं। मतलब बच्चे इन द सेंस, मतलब वो कोई बच्चा रो रहा है या फिर वो कोई बच्चा ज़्यादा बोलने लगा तो वो घर के अंदर चला गया, मतलब उसको किस चीज़ से इरिटेशन हो रहा है वो चीज़ हम लोग करके क्या कर सकते हैं, इस पर अपना विजय हासिल कर सकते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार। मुगल बादशाह बहादुर शाह हाउकम दयालु किस्म के थे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे बादशाह थे और इनके प्रति भारतीयों का बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट इसको कहा जा सकता है वो था। ठीक है, देसी राजा एवं भारतीय जनता अब भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। ब्रिटिशों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। ठीक है,
अब ब्रिटिशों ने मुगल साम्राज्य को नजराना देना एवं उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना समाप्त कर दिया था। इसके चलते भी जो लोग उनका सम्मान करते थे वो उनको अंदर ही अंदर ब्रिटिशों के प्रति क्या हो गया, गुस्सा भड़क उठा उन लोग का अंदर से। और जो जिस व्यक्ति का आप सम्मान करते हो, अगर उस पर कोई विपत्ति आती है तो आपको भी उसके दुश्मन के प्रति थोड़ा गुस्सा आना लाजमी होता है। मुद्रा पर भी सम्राट का नाम, मुद्रा पर से भी क्या किया उन्होंने, सम्राट का नाम हटवा दिया। बहादुर शाह द्वितीय का मुद्रा पे नाम रहता था उनका, और अंग्रेजों ने क्या किया, मुद्रा पर से भी उनका नाम हटवा दिया। नाना साहेब के साथ अन्याय किया, देखिए कैसे किया। लॉर्ड डलहौजी के बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया। नाना साहब की 8 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी। फलतः नाना साहब ब्रिटिशों के शत्रु बन गए और 1857 ईस्वी के विप्लव का नेतृत्व किया। ठीक है, ये सब कारण जो था वो 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था। अब चलिए हम लोग आर्थिक कारण देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है।